आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया? सर मैंने ग्रेजुएशन अपना फिजिक्स विषय से किया था। साउंड फिजिक्स से किया था सर। अच्छा। सर सर मेरा ग्रेजुएशन फिजिक्स से हुआ था। अच्छा, उसके फिजिक्स से, भौतिकी से सर। हाँ, कब किया आपने ग्रेजुएशन? सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2004 में कंप्लीट किया था। 2004। उसके बाद आपने क्या किया? सर इसके पश्चात हमारी एज ए कंट्रेक्चुअल स्टाफ हमारी एग्रीकल्चर विभाग में ऑफिस असिस्टेंट के पद पे मैंने कुछ साल वहाँ पे अपना योगदान दिया सर। अच्छा। और सर इसके पश्चात में 2014 से 2018 तक जीविका में थी सर, PRPS के तहत। अच्छा। और सर वर्तमान में मैं सब इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। अच्छा, कहाँ कार्यरत हैं आप? सर मैं शेखपुरा जिले में कार्यरत हूँ, बरबीघा थाने में। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपका पद जो प्रेफरेंस है वो क्या है? सर सॉरी सर, क्लियर आवाज नहीं आ सकी। आपने पोस्ट प्रेफरेंस में किस पद को वरीयता प्रदान की है? सर मैंने हमने पुलिस विभाग को मतलब ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट को मतलब पहला पद प्रेफर में दिया है सर। तो मैंने मैंने जब देखा है इस बात की, मैंने इस बात को मेरे संज्ञान में आया ये बात कि जो भी जिस भी फील्ड में रहता है उससे उसको विरक्ति मिल जाती है, लेकिन आप पुलिस व्यवस्था में रहते हुए भी DSP बनना चाहते हैं। हालांकि जितने भी लोग होते हैं उनकी चाहत होती है कि नहीं मैं इस छोड़ करके दूसरे में जाऊं। इसका मतलब है आपको पुलिस प्रशासन में रह करके मज़ा आ रहा है काम करने में? सर हमको अच्छा लग रहा है, इसकी चुनौतियां हमको अच्छी लगती है। जो अन्य विभागों के हर विभाग की अलग अलग दायित्व होते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जहाँ पे मैं अगर एक अपराधी को अगर कंट्रोल कर लेती अपने एक्टिविटी से, तो समाज का बहुत सारा प्रॉब्लम उससे सॉर्ट आउट हो सकता है। तो अब तक आपके कार्यों में आपने क्या अपने कार्य में कोई उपलब्धियां पाई, या क्या आपने लगता है कि मुझे अगर मैं उच्च पदों पे जाऊं तो और इसमें सुधार कर सकती? पहले कमी बताइए फिर सुधार को बताइए। सर अभी मैं जहाँ पदस्थापित हूँ वहाँ पे मैंने देखा कि महिलाओं से जुड़ी बहुत सारी समस्या है। एज ए महिला मैं पहले महिला को मतलब फोकस करना चाहूंगी, लेकिन हमारी सीमाएं बंधी हुई हैं जहाँ पे मैं उनके लिए जितना हद तक करना चाहूंगी वो कर नहीं पाती। जैसे कि मतलब अपराधी हमारे क्षेत्र से भाग के दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, फिर हमारी कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं है वहाँ पे धूमिल नजर आती है। और सर मैं चाहूंगी कि अगर मैं इससे ऊंचे पद पे जाऊं, जो वर्तमान पद है मेरा, मैं पुलिस सेवा में अगर अनुमंडल पदाधिकारी बनने का अगर हमको मौका मिले तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं को सजग करूं। मेरा पहला प्रयास होगा। दूसरा प्रयास होगा कि जितनी भी महिला मंच है जो क्षेत्र में कार्यरत है उनके माध्यम से जन जागृति लाने की कोशिश करूं, ताकि अपराध और उससे संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में अच्छे से उनको समझा सकूं, जिसको वो कल की एक घटना घटी है, जो BMP के जो जवान हैं वो अपने ही सहकर्मी को गोली मार के हत्या कर दी। ये सब घटनाएं बढ़ती ही चली जा रही है, इसके पीछे आप क्या कारण देखती हैं? सर पहली बात है कि बड़े पैमाने पे महिलाओं की नियुक्ति वर्तमान में हो रही है, और कहीं ना कहीं हम जॉब के साथ अगर हम देखें कि एक जस्टिफिकेशन की बात होती है, किसी व्यक्ति को अनुकूलित होने की बात होती है, तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे ही सही परिवर्तन आएगा सर। और जहाँ तक सहपाठी को मतलब मार के मरने की बात है सर, तो उसके पीछे क्या रीजन है वो अनुसंधान के पश्चात ही पता चल सकता है। उनका अपना व्यक्तिगत भी कारण हो सकता है, इसके लिए हम परसेप्शन पहले नहीं सोच सकते मतलब उसके बारे में। मुझे इन दिनों जो है पुलिस के अंदर में फ्रस्ट्रेशन जो है वो निचले स्तर पर दिखाई पड़ता है, या छुट्टियों को लेकर के या अन्य विषयों को लेकर के देखते हैं कि उनमें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? तो सबसे पहला कारण है कि उनके ऊपर अतिरिक्त कार्य का दबाव है, और जो हमारा जॉब का नेचर है वो 24 आवर का है, जिसमें वो परिवार के साथ जो समय देना चाहिए उनको वो दे नहीं पाते।
उनके मनोरंजन आदि की जो व्यवस्था होनी चाहिए उनके कार्यस्थल पर ही, उन चीजों की प्रॉपर व्यवस्था है नहीं सर। और सर चौथा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ शरीर जो होता है एक स्वस्थ मनुष्य को मतलब जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उसको मतलब ऐसे बढ़ावा देता है। लेकिन हमारा जो डाइट चार्ट है वो इस तरह से है कि हम ना सही ढंग से प्रॉपर भोजन ले पाते हैं टाइम से, ना अपने स्वास्थ्य पे केयर कर पाते हैं, और वर्कलोड इसके लिए जिम्मेदार है सर। तो अगर आप डीएसपी बनती हैं तो अपने मातहतों में इस प्रकार की प्रवृत्ति न उत्पन्न हो, आप कैसे कार्य लेंगी उनसे? सॉरी सर, मैं क्लियर क्वेश्चन होना चाहूंगी कि किस तरह का मतलब समस्या सर? ये जो महिला जिसमें हत्या हुई है मतलब और उसने खुद गोली मारा अपने सहपाठी को? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो मनोविकार पैदा हो जाते हैं लोगों के बीच में, तो आप अपने मातहत के बीच में कोई ऐसा कार्य करेंगी लगातार कि इस तरह की मनोवृत्ति उनमें पैदा न हो? तो कोई योजना समझ में आती है आपको? सर निसंदेह मैं चाहूंगी कि जो मेरे सहपाठी हो या मेरे अधीनस्थ मतलब जो भी मेरे थाना क्षेत्र आएगा, मैं चाहूंगी कि उनकी मनोरंजन की व्यवस्था का समय करवाऊं, उनके बीच में मतलब खेल आदि आयोजन करके मैं उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगी, उनकी समस्याओं को पर्सनली मीटिंग के माध्यम से लेने की कोशिश करूंगी। जो ये मेरा पहला प्रयास होगा सर। अच्छा बताइए कि अब मैं कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाऊँ। मुझे बताइए भारतीय पुलिस का जो आदर्श वाक्य क्या है? सॉरी सर, बताने में सक्षम कोई हूँ, बात मतलब मैंने पढ़ा है लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, ये कानून व्यवस्था जो है वो संविधान में कहाँ लिखी गई है? सॉरी सर, मतलब किस अनुसूची में आती है ये कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था? सर कानून व्यवस्था अगर अनुसूची की बात करें तो 5 और 6 में मतलब चर्चा की गई है कानून व्यवस्था के संधारण की, और 7 में भी है सो जहाँ कानून व्यवस्था बंटवारा किया गया है, जहाँ पे केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, उसमें भी कानून व्यवस्था तो की कानून व्यवस्था किस सूची में है? राज्य सूची में है कि संवर्ती सूची में है? सर पुलिस व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो राज्य सूची का विषय है सर। राज्य सूची, ठीक है। अच्छा, ई गवर्नेंस क्या होता है? सर सरकार के माध्यम, सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं जब उसको एक डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और सरकार की जितनी भी पॉलिसी डिजिटली मतलब लोगों को सारी सुविधा देने का प्रयास करना ही ई गवर्नेंस है सर। इसमें बहुत सारे मापदंड बनाए गए सर, 9 तरह के मापदंड बनाए गए हैं, जिसमें है कि लोगों को मोबाइल से सबसे पहले मोबाइल की फैसिलिटी देना, फिर इजी नेटवर्किंग की सुविधा देना, जितने भी कार्यालय उनको कंप्यूटरीकृत करना, फिर ऐसा हमारी हाजिरी जो है सो बायोमेट्रिक पद्धति से लेना, और खासकर मतलब ऐसा भारत को आत्मनिर्भर बनाना, जिसमें हम ऐसा मतलब जो भी चीज मतलब जो तैयार होते हैं डिजिटल डिवाइस जो है उसका निर्माण हम अपने देश में करते हैं। अच्छा, ये डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइस जो डिजिटल लोगों को एक दूसरे से डिजिटली यानी नेटवर्किंग के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए हम जिन जिन यंत्रों का उपयोग करते हैं तो वो डिजिटल डिवाइस। डिवाइस नहीं पूछा मैंने, डिजिटल डिवाइड किसको कहते हैं? डिजिटल डिवाइड। सर मैं अनुमानता अगर आप अनुमति देते हैं तो मैं बोलने का प्रयास कर सकती हूँ इस संबंध में। अच्छा, ये थोड़ा सा ऊपर करके क्लियरली बोलो, तो नहीं इसके बारे में, लेकिन आवाज थोड़ी ये ऊपर करके बोलो, सुनाई नहीं दे रहा आवाज। हाँ। सर अगर आप अनुमति दें तो मैं इसमें कंप्लीटली तो नहीं बता सकती, लेकिन प्रयास करती हूँ प्रयास करो। सर डिजिटल डिवाइड का अभिप्राय है कि आज लोगों के बीच में जो दूरियां बढ़ती जा रही है, हम ऐसे वर्चुअली तो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन फिजिकली जो एक होता था एक दूसरे से मिलने का जो चलन था, हम हर उत्सव आदि में एक दूसरे से मिलते थे, तो कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन जहां हमको एक दूसरे के नजदीक लाया, पूरे विश्व को एक पटल पे लाया, वहीं लोगों के बीच की दूरियां जो है वो फिजिकल अपेयरेंस के माध्यम से सर घटी है, जिसको डिजिटल डिवाइड। विशाखा गाइडलाइंस के बारे में जानती हो?
सर सर ये 1997 में विशाखा गाइडलाइंस आया था जो महिला उत्पीड़न से संबंधित था, जो कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण होता है, शारीरिक शोषण या किसी प्रकार का शोषण हो, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, उससे संबंधित मतलब गाइडलाइंस था सर। इसके तहत उन्होंने प्रत्येक विभाग के अंदर आईसीसी यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के गठन की बात की गई थी। इसके पश्चात मतलब वर्तमान में सर हर विभाग में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन किया गया। अच्छा, ये बताओ, तुम महिला इंस्पेक्टर भी हो और मुझे सब इंस्पेक्टर हो, महिलाओं के गिरफ्तारी के संबंध में क्या गाइडलाइंस दिए गए हैं पुलिस मैनुअल में? सर महिलाओं की गिरफ्तारी के संबंध में कहा गया है कि पहली बात तो है कि हम उनको शाम ढलने के पश्चात यानी 6 बजे के पश्चात हम उनको गिरफ्तार किसी भी हालत में नहीं करेंगे। हाँ, अगर महिला लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई कांड कारित कर सकती है तो उसको नजरबंद उस घर में हम कर सकते हैं बाहर से, और अगर बहुत विशेष परिस्थिति आती है तो मजिस्ट्रेट से हम अनुमति लेते हैं। सर दूसरा गाइडलाइंस था कि महिलाओं की गिरफ्तारी जब भी होगी तो उनको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। तीसरा था कि अगर उनको वो जहाँ भी जांच, अगर वो अनुमति मतलब अगर कहती है कि हम पूछताछ की प्रक्रम है तो हम कहीं अदर प्लेस पे भी कर सकते हैं, तो उनकी महिला की अनुमति से हम वहीं पे पूछताछ करेंगे। सर तीसरा था कि प्रत्येक थाने में महिला हाजत एक अलग होगा सर। अच्छा, ये बताओ, गाइडलाइंस थी और महिला से संबंधित पूछताछ महिला पदाधिकारी ही करेगी सर। इन दिनों देख रही है उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं भी मैं देख रहा हूँ, ये आप भी देख रही होंगी कि इन दिनों इनकाउंटर्स के जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही, और इसमें मानवाधिकार जो है वो आयोग जो है वो बहुत सक्रिय रहता है। मानवाधिकार आयोग को जो भी इस प्रकार की जो पुलिस में हिरासत में मौतें होती हैं, तो इस संबंध में इनकाउंटर्स हो, अगर आप उसको मौत कहते कि नहीं मेरे कस्टडी में मौत हुई है, तो ये जो कस्टडी में मौत होती है इसके संबंध में मानवाधिकार आयोग डीएम और एसपी को एक गाइडलाइंस दिए हुए, वो क्या गाइडलाइन है? सर अगर कस्टोडियल डेथ होती है तो उसकी जांच जब भी करेंगे तो वो मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेवल के पदाधिकारी करेंगे, और उस थाने का कोई पदाधिकारी नहीं करेगा सर। और जब तक मतलब जांच मतलब चलेगी तब तक तो सारे पदाधिकारी जो वहाँ के होंगे उस थाने से संबंधित जहाँ जुडिशियल कस्टोडियल डेथ हुई है वो निलंबन की अवस्था में रहेंगे। अच्छा, ये मैं बस यही 2 जानती हूँ, इसके अलावा कोई बात नहीं। चलिए, धारा जो है आपका आईपीसी की जो धारा है धारा 66 क्या कहता? 66 सॉरी सर, मैं 66 को बताने में असक्षम हूँ। कोई बात नहीं। ये देखो 66A वो क्या है, बड़ा चर्चा में रहा था 66A। सर मैं अगर सर मतलब मैं उसको अगर आप अनुमति दी तो मैं गेस करके मतलब बता सकती हूँ। मैं कम्प्लीटली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। हमारा 66 कहता है कि हम अगर किसी क्षेत्र से बाहर किसी की चीज की जांच करने जाते हैं तो जांच का अधिकार प्रदान करने की बात होती है सर। ये भी सर जांच से संबंधित है कि अपने क्षेत्राधिकार से बाहर अगर हम जा रहे हैं। ये नहीं, ये भी सर सम्मान से संबंधित बातें वहाँ पे आती है। 66-61 से हम लोग 69 तक सम्मान की प्रक्रिया होती है, और सम्मान की तामील कौन करेगा इससे संबंधित सर प्रावधान है सर। अच्छा, ये भी 66 इसी में। ठीक है, ये आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। नार्को टेररिज्म क्या है? सॉरी सर मतलब नार्को टेररिज्म क्या है? नार्को सर आर्को टेररिज्म, नार्को NARCO नार्को टेररिज्म। सर मतलब मे बी मैं गेस कर सकती हूँ इसको कि नार्को टेररिज्म नार्को टेस्ट के माध्यम से जो हम लोगों के अंदर एक भय जैसा आवरण पैदा कर रहे हैं वो नार्को टेररिज्म के तहत आता है। अच्छा, क्या नार्कोटिक टेस्ट की बात होती है? अच्छा, यदि कोई एक सर्कमस्टांसेज है कि यदि कोई वेस्ट बंगाल का कोई व्यक्ति हो, ठीक है, और वो बांग्लादेश में जा कर के किसी की हत्या कर देता है और फिर वापस आकर के पश्चिम बंगाल में आ जाता है, अब पता चलता है कि इस व्यक्ति ने वहाँ किसी की हत्या कर दी है, तो क्या वो आपके जुरिस्डिक्शंस में आएगा?
अ, सर अगर वहाँ से मतलब अगर डिमांड की जाती है इस व्यक्ति की और नहीं, हमारा प्रत्यर्पण मेरा ये करके अगर कहना है कि बांग्लादेश के साथ आपके है। डिमांड वो करे अथवा ना करे, अगर ये हत्या का मामला है, अगर वहाँ से ये बातें पुष्टि होती है तो क्या आप उसको सुपुर्दगी करेंगे, वहाँ करेंगे, या आपके आईपीसी की धारा में ऐसा सर्कमस्टांसेज है कि आपको यहाँ पे उसका ट्रायल चल सकता है? सर चल सकता है अगर हमारे यहाँ अपराध, जिस अपराध को उस व्यक्ति ने वहाँ कारित किया है और उस अपराध से संबंधित हमारे यहाँ सजा का प्रावधान है तो उसका ट्रायल यहाँ चल सकता है सर। अच्छा, ये बताओ कि अभी चुनाव शुरू होने वाला है, चुनाव आयोग जो है अब अधिसूचना जारी जब कर देगा, चुनाव में किसी व्यक्ति से घूस लेना, अगर कोई घूस लेता, ठीक है, तो ये किस सेक्शन के तहत आता है और उसकी सजा कितनी होती है? सर ये 171 के ई के तहत आता है, चुनाव में घूस देना मतलब या किसी को बलगलाने की कोशिश करना या देना वोट देने के लिए। सर मे भी इसमें जुर्माने के रूप में कुछ आरोपित किया जाता है। दंड का मतलब क्लियर मैं बता नहीं सकती, लेकिन जुर्माना आरोपित किया जाता है जो 500। कैपिटल पनिशमेंट नहीं है? सर मे भी कैपिटल पनिशमेंट भी है सर। अच्छा, आपको याद नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताओ कि अगर किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए हम मजबूर कर दें तो वो किस धारा के अंतर्गत आता है? सर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए 307 होता है, आईपीसी की धारा 307 के तहत है। तो अगर हम किसी को, सॉरी सर 306 के तहत है। अच्छा, 306 के तहत है, तो किसी को प्रेरित करना आत्महत्या के लिए आता है सर। तो ये कितना सजा है इसके अंतर्गत में? सर इसमें मैक्सिमम सजा 10 साल का प्रावधान किया गया है सर। ठीक। अगर किसी व्यक्ति का, अभी बहुत सारा केसेस भी आ रहा है मानहानि का, अभी कोर्ट ने अपने भी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने भी मानहानि के संबंध में कहा, अगर कोई व्यक्ति के मानहानि की किया जाता है तो वो किस सेक्शन के तहत आप उस पर लगाती हैं? सर ये आईपीसी की 499 के तहत मतलब इसको हम ऐसे मानहानि के रूप में लेते हैं सर, 499। चलिए, अच्छा। अच्छा, ये बताइए मुझे कि साइबर स्टॉकिंग समझते हैं? साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग नाम सुना है? सर नाम सुना है लेकिन कंप्लीटली मतलब मैं बताने में असक्षम हूँ। चलो, कोई बात। ये साइबर क्राइम से का ही एक प्रकार है सर, मतलब जहाँ तक मैं जानती हूँ साइबर स्टॉकिंग में सर। चलिए, अब मैं आता हूँ आपके एलएसडब्ल्यू पे, जो आपका विषय अभी है। आप एलएसडब्ल्यू में मुझे बताएं कि महिलाओं से संबंधित, श्रम से संबंधित संविधान में कहाँ कहाँ उपबंध किए गए हैं? सर महिलाओं से संबंधित हमारा 15, सर अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार में जिस तरह से मतलब सभी व्यक्ति के लिए प्रावधान किया गया है, वहाँ पे महिलाओं को भी मतलब वो सारी सुविधाएं दी गई है, जैसे कि 14 समान, मतलब हमारा कानून के समक्ष सब है, समान है, कानून के समता का अधिकार उनको दिया गया है। 15 में सर मतलब लैंगिक भेदभाव पे रोक, खासकर लैंगिक भेदभाव की चर्चा की गई है सार्वजनिक प्रेसों में, तो 15 में आया सर। फिर 15 में ही सब सेक्शन जोड़े गए, 15 का 6, तो मतलब परिषद 15 का 6 यहाँ पे तो इकोनॉमिकली मतलब वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण की बात करता है। इसमें खासकर सर महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा सर। फिर 16 हमारा आ गया, 17 भी अस्पृश्यता को कहता है, तो वो भी उसमें महिला उसमें भी होती है सर। व्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में, तो सर जहाँ तक हम देखें फंडामेंटल राइट में सभी अधिकार महिलाओं के लिए दिए आते हैं, लेकिन स्पेशली इसके लिए हम आते हैं तो हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसमें किया गया है, जिसमें 39 के सी में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, उसमें है सो लैंगिक भेदभाव पर रोक की बात की गई है। फिर सर 41 की बात आती है, उसी में प्रसूति हित लाभ है, यानी मतलब ऐसी अवस्था जब उनको सहायता की जरूरत होती है। फिर 42 में सर मतलब प्रसूति हित लाभ की बात की गई है। सर 43 में मतलब जहाँ पे एक फिक्स वेतन की, आपको एक रोजगार की बात मतलब एक निश्चित रोजगार की बात 43 में की गई है।
तो सर इन सब के प्रावधानों के तहत यहाँ तक कि सर 48 है, आर्टिकल 48 जो है वो। अब एक सर और जुड़ गए हैं, ठीक है, आप, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी सर आपसे प्रश्न पूछे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। सर जी, आवाज मिल रही है? सर मिल रही है, क्लियर मिल रही है सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बिहार में पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? सर बिहार में 40 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है सर। अच्छा, कौन सा नया है, नया जो बना है? सर अरवल। अरवल, अच्छा। आप मुझे ये बताएं कि आप कहीं अगर डिप्टी एसपी के रूप में आपकी तैनाती है और वहां पता लगता है कि रात को 12 बजे एकदम अचानक से उपद्रवी ने पूरा तोड़फोड़ मचा दिया और उसमें प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर में फेसबुक कमेंट हुआ था, तनाव की स्थिति है, दुकानें जल रही है, आप वहां पे डिप्टी एसपी पदस्थापित है, तो क्या रोल है आपका रहेगा उस टाइम में? सर एज ए डिप्टी एसपी सबसे पहले मेरा मतलब सर सबसे पहला कदम होगा कि मैं अपने सीनियर बड़े पदाधिकारी को इससे संबंधित सूचना दूं और स्थितियों से अवगत करवाऊं। अगर स्थितियां मेरे कंट्रोल में होगी, जो मेरे पास संसाधन है उसके माध्यम से, तो मैं कंट्रोल करने की बात करूंगी। लेकिन आपके कथनानुसार कि वहाँ पे स्थिति ऐसी है कि वो कंट्रोल में नहीं है और आग लगी हुई है, मैं पर्याप्त बल की डिमांड करूंगी ताकि मतलब उनको नियंत्रित किया जा सके जहाँ तक हो सके बल के माध्यम से। उसके पश्चात क्योंकि उनके भावनात्मक और धर्म से जुड़ी हुई बातें होती है, तो मेरा अगला प्रयास होगा कि जस्टिफिकेशन मीडिया के माध्यम से उन बातों का जस्टिफिकेशन करवाना और जो संवाद मतलब दिया गया हो, जिस व्यक्ति द्वारा इस बात को प्रसारित किया गया हो, उस व्यक्ति को जल्द से जल्द अरेस्ट करने की कोशिश करना। और अगला प्रयास मेरा होगा कि उनके लोगों को, जो खासकर मतलब समुदाय के लोगों को शांत करने के लिए जितने भी मौलवी मौलाना है उनको बुला के शांति समिति की बैठक करना और उनको लेके ऐसे मार्च का निकालना ताकि वो लोगों को समझा सके अपने अपील के माध्यम से। सर गुड गुड। आप मुझे जरा ये बताएं कि मेरा अगला सवाल है कि बिहार एक मतलब पिछड़ा हुआ है राज्य, तो वहां पे आप बताएं कि आप निर्भर भारत योजना के तहत क्या क्या काम होने की संभावना है जिससे कि प्रवासी मजदूरों को काम मिल सके? सर निसंदेह पहले से हमारे यहाँ चलने वाली जो मनरेगा थी उसमें अधिक से अधिक लोगों को कार्यरत किया जा रहा है। दूसरा हमारा आया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। सर उसके तहत उनको 125 दिनों का कार्य मतलब सुनिश्चित किया जा रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो किसी कार्यों में दक्ष है। इसके लिए हमारी जो जीविका यहाँ रन कर रही है वो मतलब ऐसे सूचियों को, ऐसे आंकड़ों को एकत्रित करने की बात की गई है। सर वर्तमान में बस मैं ये 3 चीजों को मतलब जानती हूँ जिसपे मतलब कार्य चल रहा है सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ में डिप्टी एसपी जो है उनके द्वारा किसी महिला कांस्टेबल पर छेड़छाड़ की गई, ये घटना आपको दी जाती है इसकी जांच करने के लिए, तो क्या कदम उठाएंगे? और वो जो डिप्टी एसपी जो है वो आपका बैचमेट है और जिसके साथ हुआ वो महिला कांस्टेबल पदस्थापित है आपके ही जिले में। उनका और उसके बाद अनुसंधान की प्रक्रम में अपने बड़े पदाधिकारी को इससे संबंधित सूचना दो, क्योंकि उन पे अनुसंधान करने का अधिकार हमारे बड़े पदाधिकारी का है। नहीं, अगर वो महिला आपको कंप्लेन नहीं करती है, महिला अभी सदमे में है और सिर्फ मीडिया में ये बातें चल रही है, फिर और आपके संज्ञान में ये मीडिया के थ्रू आपको मिलती है, तो सर मैं चाहूंगी कि उस महिला से मिलूं। अगर वो मेरे थाना क्षेत्र में कार्यरत है और मेरे थाने के अंदर में है, तो मैं चाहूंगी कि उससे बातें लूं और मैं उसको समझाऊं कि थ्रू प्रॉपर चैनल आपके साथ अगर कुछ हुआ है तो वास्तव में मतलब ऐसे उसकी अनुसंधान होगी, इन्वेस्टिगेशन के पश्चात मतलब ऐसे कार्रवाइयाँ होती है सर। तो मैं चाहूंगी कि उससे मिलूं और उसके साथ मतलब ऐसा जो कानूनन मतलब जो प्रोसेस है उससे उसको अवगत कराते हुए प्रोसेस में उसको लाने की कोशिश करूँ। अच्छा, अब आप मुझे जरा ये बताएं कि बिहार में जो है पुलिस कमिश्नरेट अगर सिस्टम बनती है तो उसमें क्या मुख्य चेंजेस आपको दिखेंगे?
दिल्ली में एसीपी है, जैसे दिल्ली में आपका होता है एसीपी डीसीपी, तो अगर बिहार में भी एसीपी डीसीपी बनाया जाएगा तो क्या क्या शक्तियां नई उनको मिल जाएगी जो कि पहले नहीं रही है, और कैसे ये मतलब रहेगी? सॉरी सर, मैं इससे संबंधित कोई बात नहीं। अब आप मुझे जरा ये बताएं कि आप जो है बिहार में बहुत ज्यादा दिन से घटनाएं थी कि नट जाति को मॉब लिंचिंग की जाती थी, ये नट जाति क्या है? सर जहाँ तक मैं जानती हूँ सर, नट जाति जो मधुमक्खी आदि को चुराने का काम करती है, और ये बंतु टाइप पर होती है, जो अपना आश्रय लेके एक जगह से दूसरे स्थान पे वो जाते हैं, और खासकर मतलब वो जिस क्षेत्र पे मतलब जाते हैं जिसको खानाबदोश टाइप पर है सर, ये मॉब लिंचिंग के शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि भले ही उनका पेशा ये होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत सारे आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। हमारे पुलिस मैनुअल में उन पर स्पेशल निगरानी का भी प्रावधान किया गया है सर, क्योंकि ये ऐसे जगहों को चिन्हित करते हैं, दिन में ये मतलब भिक्षा मांगने का काम करते हैं, या जो छोटे मोटे काम अगर उनको मिल जाता है, खासकर मधुमक्खी आदि चुराने का, जहाँ पे उत्पाद आदि शहद चुराने का काम करते हैं पेड़ों से, और उसको बेचने का काम करते हैं। लेकिन हम सबको नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उसमें सर जो आपराधिक कांडों को मतलब अंजाम देते हैं। तो हो सकता है लोगों के बीच में जब इनकी अचानक आवाजाही बढ़ती है और लोग उसको संदिग्ध समझते हैं और सोचते हैं कि ये बच्चा चोरी कर लेगा हमारा, ऐसी भ्रांतियां हमारे समाज में है कि कोई अननोन व्यक्ति मूवमेंट करता है गांव में, तो उनको बच्चा चोर समझ के उन पे लोग आक्रोशित होकर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, और ऐसी कुछ घटनाएं वास्तव में मिली है जिसमें वो बच्चे को ले जाते हुए पकड़े भी गए हैं। ये एक बिहार में एक टर्म आया है जीविका दीदी, क्या है ये? सर जीविका बीआरपीएस के अंदर कार्य करने वाली मतलब एक तरह की एनजीओ को लीड करने वाली संस्था है सर, जो जीविकोपार्जन से संबंधित कार्य करती है। इसके लिए सबसे पहले वो एसएचजी का गठन करती है, स्वयं सहायता समूह सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें जो जो महिलाएं जुड़ती हैं उनको दीदी कहकर संबोधन किया जाता है सर। तो जीविका दीदी का काम क्या था? सर वो आपसी सहमति से अपनी समस्याओं को, अपनी आपसी मतलब बचत से अपनी समस्याओं को मतलब वो निदान करने की कोशिश करती है, जिसमें गवर्नमेंट की भी ऐसे सहायता उनको मिलती है। एक ऐसा मंच होता है जहाँ पे गवर्नमेंट भी उनकी जीविकोपार्जन के लिए सहायता करती है, और अपनी सहायता वो स्वयं भी करती है, क्योंकि इसका नाम ही है स्वयं सहायता समूह। पहले वो छोटी बच्चों को दो तीन सेक्टर का नाम बताया जहाँ जीविका दीदी ने काफी हद तक मदद की है। सर सबसे पहला तो हमारे यहाँ शराबबंदी कैंपेन को लाने में उसको शराबबंदी को बहुत हद तक सफल बनाने में कहीं ना कहीं जीविका दीदी ने प्रयास किया, जहाँ पे वो सूचनाओं को देना, डिमांड करना शराबबंदी को एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के रूप में। सर दूसरी सर ये अभी महामारी के दौर में उनके द्वारा बहुत बेहतर कार्य किया गया, जहाँ पे सो लोकल मास्क आदि का निर्माण सस्ते दरों पे मतलब उन्होंने किया। सर तीसरा सर मतलब ये ऐसा मंच था जहाँ पे दहेज प्रथा और बाल विवाह को लेकर उन्होंने बड़ी मात्रा में मतलब जो ह्यूमन चेन बना उसमें उनका सहयोग रहा सर। और सर जितनी भी तरह के लघु और कुटीर उद्योग है उसको पुनर्जीवित करने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सीआरपीसी, आईपीसी और सीपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड, ये तीनों में अंतर क्या है? सर आईपीसी अपराध और अपराध से संबंधित दंड का प्रावधान करता है सर। सीआरपीसी ये प्रक्रिया बताता है जब किसी अपराधी को, जब किसी अपराध को सिद्ध करने के लिए या अपराध को साबित करने के लिए जिन जिन प्रोसेस से हम गुजरते हैं, तो वो प्रक्रिया को बताता है सर। इसमें सीआरपीसी के अंतर्गत हमारे न्यायालय की शक्ति का भी कुछ वर्णन है, हमारी पुलिस की शक्ति और एक आम व्यक्ति की शक्ति का वर्णन है। और सीपीसी जहाँ पे आपने कहा सर, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये न्यायालय के अंदर में आता है, जुडिशियरी के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उससे संबंधित है। तो कितने आईपीसी में कानून है और कितने सीपीसी में है टोटल? सर आईपीसी में धाराएं जो हमारी है 511 है, इसमें कुछ संशोधन हुई है, लेकिन एग्जैक्टली 511 ही अभी भी बोलते हैं हम।
सर सीआरपीसी में 484 सर धाराएं हैं। आईपीसी कब बना था और सीआरपीसी? सर आईपीसी 1862 में मतलब इसको लागू किया सर गया, और सीआरपीसी को 1973 में सर। और सीपीसी को? सॉरी सर, मैं इसके बारे में कोई बात पढ़ना चाहूंगी। आप मुझे ये बताएं कि अभी 2-3 साल पहले क्या हुआ कि बिहार पटना में महिला कांस्टेबल के द्वारा कमांडेंट के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, जो कि एक प्रशिक्षण केंद्र था। क्या आप इसको सही मानती है? कहां तक वो मतलब जायज था? सर हम वो तो अनुसंधान का विषय है सर, लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं कि कुछ समस्याएं यहाँ पे आती हैं जब महिलाएं को ये नहीं मालूम होता है कि हम अपनी समस्या को इनिशियल अवस्था में कहाँ पे रखें। इन सारे जो एक मानव संसाधन की कमी है, जो खासकर किसी व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है, शायद में भी वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित थी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है और आप मुझे उसका जरा प्रावधान बताएंगे? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में बताने में सक्षम हो। अच्छा, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए कि शराबबंदी से ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको बिहार में रेवेन्यू का है लॉस? जो पैसा मिलना चाहिए था टैक्स के माध्यम से वो मिला नहीं, तो बिहार और पिछड़ा बनता गया। तो कैसे आप इसको देखती हैं? सर जब ये कानून लाया गया था इसको तो कहीं ना कहीं एक जस्टिफिकेशन के लिए मतलब बताया गया था, एक तरफ हमें रेवेन्यू का लॉस तो कर रहे हैं, लेकिन उसके एवज में हमारे पास मतलब एक अदर संसाधन के रूप में, अदर खर्च के रूप में बहुत सारी चीजें बच रही है, जैसे स्वास्थ्य पे सर, क्राइम कंट्रोल में हमें ये बहुत बड़ी भूमिका निभाया कि हमें जो क्रिमिनल्स पहले पी के मतलब खुलेआम रास्ते पे मतलब कुछ भी करते थे, उसके कंट्रोलिंग के लिए हम अलग अलग तरह के तकनीकों का इजाद करते थे। कहीं ना कहीं एक शराब बहुत बड़ा मतलब समस्या है क्राइम के क्षेत्र में। सर तीसरा ये था कि महिलाओं के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे थे, तो उस पर यह नियंत्रण स्थापित किया। तो हर चीज़ों की पैसे से तुलना नहीं की जा सकती। एक स्वस्थ मतलब है सो समाज के निर्माण में कहीं ना कहीं सरकार ने देखा कि बड़ी भूमिका निभाएगा, तो इसलिए मतलब उन्होंने राजस्व के लॉसेस को देखा, लेकिन उसके बाद में मैंने बहुत बड़ी पूंजी निर्माण करने की मतलब एक पहल की, जो मानव संसाधन के रूप में सर हुआ। प्रशांत भूषण प्रकरण जो अभी चल रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो उसके बाद 1 रुपए का फाइन लगाया गया, ये क्या है ये और कैसे इसको देखती हैं आप लीगल एंगल से? सर मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के तहत बताया गया है कि उसमें 2 तरह के वाद होते हैं, एक दीवानी एक फौजदारी। फौजदारी में 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला था क्या कि अगर हम कोर्ट के द्वारा कोई अगर कानून बनाया गया है या कोई मतलब उसकी ऑर्डर दी गई, अगर उसकी अवहेलना करते हैं, तो कहा गया कि प्रशांत भूषण जी द्वारा मतलब जो डिसीजन उसकी अवहेलना नहीं की गई, केवल उनके द्वारा सिंपल कमेंट किया गया था। दूसरा प्रोसेस था कि कोर्ट की कार्रवाई को प्रभावित करना, जो कोर्ट की कार्रवाई को उन्होंने प्रभावित नहीं किया था। तीसरा था कि अपने वक्तव्य के माध्यम से कहीं ना कहीं ऐसा जो न्यायालय या न्यायालय से जुड़े लोग उसकी गरिमा को प्रभावित करना। उनके पास था क्या कि उन्होंने ऐसा कमेंट किया था किसी चीज़ पे, जो 2 कमेंट थे। शायद हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश जब बाइक चला रहे थे उस पर उनका था कमेंट लॉकडाउन के दौरान, और एक था कि अगर पिछले 6 वर्षों का हम इतिहास देखें तो कहीं ना कहीं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था तो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। और सर उस पर था कमेंट, तो कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं था जहाँ पे देखा जाए, और उसके लिए जो सजा का प्रावधान है सर वो 6 माह और उसके बाद 2000 रुपया जुर्माना या न्यायालय द्वारा जो भी अधिकतम हो सके वो लगाया जा सकता है। तो सर ये न्यायालय के अंडर का था कि वो इसको सही मानती हैं आप? मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था या नहीं? ये नहीं सर, निसंदेह न्यायालय एक इस तरह की छवि हमारे समाज में जाना जाता है जो दूसरे को न्याय देता है। अगर उसकी छवि धूमिल होती है, इस देश के लिए कानून है, तो इसका पालन होना चाहिए सर। अच्छा, तो मतलब इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानती हैं आप? अच्छा, और आप मुझे ये बताएं कि वर्तमान में अभी क्या है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव जो अपने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच हमेशा टकराव की होती है,
स्थिति, तो इसको कैसे देखती हैं? क्या ये टकराव मतलब जो है लोकतंत्र के लिए खतरा है? और आपके समक्ष अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो कैसे निपटेंगी आप? जैसे जज के सामने अगर आपने कोई चार्जशीट फाइल की और वो जज मानने को तैयार नहीं है या उस पर उनको बेल मिल जाती है अभियुक्त तो कैसे देखती हैं आप? क्या ये टकराव सही है या क्या है ये? सर, अगर हमारे द्वारा जो सबूत पेश किया जाता है, हम न्यायिक प्रक्रिया के एक अंग हो सकते हैं, न्याय देने वाले हो नहीं सकते हैं। और हम जज, माननीय जज महोदय के या न्यायालय का सर मतलब पूर्ण अधिकार है कि जिन बिंदुओं पे वो जांच करवाना चाहे वो हमसे जांच करवा सकते हैं। तो सर मैं इसको अलग तरह से नहीं देख सकती। कहीं ना कहीं हमारे अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए उनके द्वारा इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये हमारे अनुसंधान की कमी है कि अगर हम कहीं ना कहीं लूप होल छोड़ते हैं जिसके कारण वो अपराधी ऐसे जमानत पा लेता है, या कानून की प्रकृति और उसके अपराध की प्रकृति को भी देखा जाता है कि वो अपराध किस तरह का किया है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? लास्ट सवाल है मेरा। न्यायिक सक्रियतावाद क्या है ये? न्यायालय जब अपने जो उनका मूल वर्क है उससे इतर हट के जो समाज की अन्य समस्याओं को लेता है जनहित याचिका के माध्यम से, या स्वयं भी कभी कभी वो पहल करते हैं, तो इसको न्यायिक समीक्षा कहते हैं। चलिए समय कौन समाप्त लेके हुआ। आया था इसको? सर्वप्रथम जुडिशियल एक्टिविज्म कब आया? सर मे बी 60 के दशक में, सर मैं पूरा नाम नहीं बता पाऊंगी, अभी रिकॉल नहीं कर पाई, लेकिन भगवती मे बी कोई बात नहीं, कोई मतलब चलिए अब समय समाप्त हुआ।